इसमें हम कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में समझेंगे, वैसे हम एबनॉर्मल लॉस के बारे में। अब कोई भी जर्नल एंट्री बनाने से पहले 5 स्टेप, ट्रांजैक्शन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, नंबर 1। दूसरा, रीड करते टाइम तुमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। नंबर 2, एक तो बन रहा है हमारा लॉस बाय फायर, मशीनरी अकाउंट, डेबिट। 2, कैश या बैंक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज बैकबोन, विच इज फाउंडेशन, विच इज फंडामेंटल, विच इज बेसिक ऑफ द अकाउंटेंसी, जर्नल की थर्ड एंड लास्ट वीडियो। ठीक है, अब आज की ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में समझेंगे। वैसे हमने पिछली वीडियो में भी समझी है, दोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें एक टॉपिक आने वाला है लॉस बाय थेफ्ट एंड फायर, जिसमें बच्चों को बहुत डाउट होते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद तुम्हें डाउट नहीं रहेगा। दिस इज माई एश्योरेंस टू यू गाइज, राइट। कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा हो तो कमेंट में लिख देना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो पहली एंट्री है, एंट्री नंबर 18, और वो एंट्री है एक एबनॉर्मल लॉस के बारे में। किसके बारे में? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस विच वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू इनकर, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कोई लॉस होगा। जैसे लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से लॉस हो जाना, लॉस बाय फायर, आग लग जाना। ठीक है, तो ऐसा लॉस को हम एक्सपेक्ट नहीं करते, और मैनेजमेंट इसको कंट्रोल कर सकती थी टू अ सर्टेन लेवल, लेकिन अभी हो गया। दिस इज समथिंग विच वी डू नॉट एक्सपेक्ट। बात समझ रही है? तो इसलिए इसको बोलते हैं एबनॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। अब लॉस बाय स्टॉक, बाय थेफ्ट और फायर के केस में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। कुछ पार्ट्स में है ये, अगर इन पार्ट्स को 1 बाय 1 आप समझोगे ना, तो एक साथ क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो, गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब कोई भी जर्नल एंट्री बनाने से पहले 5 स्टेप्स, मैं हर वीडियो के स्टार्ट में बता के चल रहा हूं, 5 स्टेप तुमको लेके चलने। सबसे पहले नंबर पे क्या करना है, ट्रांजैक्शन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, नंबर 1। दूसरा, रीड करते टाइम तुमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, नंबर 2, अकाउंट्स इन्वॉल्व। नंबर 3, कि जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनका नेचर क्या है। थर्ड स्टेप, नेचर 5 है हमारे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनमें से कोई एक होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। चौथा स्टेप, हाउ आर दे गेटिंग अफेक्टेड, क्या इफेक्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एंड द लास्ट एंड फाइनल वन, क्या, एप्लीकेशन ऑफ रूल अप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अब देखो, अब जो मैंने ये पढ़ा कि गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो यहां पर साफ साफ पता चल रहा है 2 अकाउंट। एक तो बन रहा है हमारा लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर, तो पहला अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, लॉस बाय फायर। मैं थेफ्ट को छोड़ो, फायर को लेके चलता हूं, थेफ्ट और फायर दोनों होगा, आप ऐसे लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कौन सा इन्वॉल्व है, आपके क्या चले हैं, गुड्स चले। क्या चले हैं, गुड्स। तो जो आपके गुड्स हैं, जब आप लाए थे तो किस नाम से लाए थे बिजनेस में, परचेज के नाम से। किस नाम से लाए थे, परचेज के नाम से। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ होगा, परचेज अकाउंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब दूसरा आता है इसका नेचर। लॉस बाय फायर अपने आप को नाम से ही जस्टिफाई कर रहा है कि ये लॉस है। क्या है, लॉस। और परचेज क्या है, एक्सपेंस। परचेज क्या है, एक्सपेंस। अब हुआ क्या यहां पर कि आपने जो गुड्स खरीदे थे वो जल गए, तो आपका लॉस हो गया। लॉस क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और परचेज नाम का जो खर्चा था, अब वो परचेज से शिफ्ट हो गया किसमें, लॉस में। किसमें, लॉस बाय फायर में। तो ये परचेज नाम का एक्सपेंस तो चला गया, क्योंकि ये शिफ्ट कहां हो गया, ये लॉस में शिफ्ट हो गया जाके। बात समझ में आ रही है? तो अब रूल क्या लगेगा, लॉस इंक्रीज होता है तो ये होगा हमारा डेबिट। ठीक है, और एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्या होगा हमारा, क्रेडिट। सिंपल, समझ में आ रही बात? बन गई जर्नल एंट्री। क्या करोगे अब तुम बस इतना लिख देना, एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। थेफ्ट होगा तो यहां पे थेफ्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2, परचेज अकाउंट, कितना, 5000। नीचे लिख दोगे, नरेशन बीइंग गुड्स कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, खत्म। सिंपल, इतनी सिंपल एंट्री है। ये एक ऐसी एंट्री है कि जब जब लॉस होगा बाय थेफ्ट, बाय फायर, कोई एबनॉर्मल लॉस, तो वहां पर तुमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी में, इफ गुड्स वर इंश्योर्ड,
जो गुड्स तुम्हारे जले हैं वो इंश्योर्ड होंगे तो क्या होगा, तो पहली एंट्री हमने कर दी, बता दिया कि भाई हमारे गुड्स जल गए हैं। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, जो गुड्स हमारे जले हैं वो इंश्योर्ड थे, ठीक है, तो ध्यान सुनना। गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ रुपीज, एक्सेप्ट अ क्लेम ऑफ 5000 मान लेते हैं, है ना, अभी फुल क्लेम मान लेते हैं यहाँ पर कि पूरा पूरा क्लेम मिल रहा है, अभी अमाउंट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। एंड चेक इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी ने चेक दे दिया, हमें क्लेम दे दिया। 5000 के गुड्स थे और 5000 का हमने क्लेम किया और 5000 हमें मिल गए। सिंपल, बहुत सिंपल है, सॉर्टेड है, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा का पूरा क्लेम लौटा दे, ऐसा नहीं होता है, बट ठीक है, हम एक सिचुएशन है लेके चल रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व, ध्यान सुनना। लॉस तो तुम्हारा हो चुका, अब तुमने क्लेम किसको किया, इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारी क्या बन गई, डेटर, यानी अ कंपनी दैट फ्रॉम हुम यू आर एक्सपेक्टिंग अ क्लेम, कि भाई वो तुमको पैसा देगी, तो तुम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो पैसा, है ना, तो तुम्हारे वो क्या बन गए, डेटर। तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, जो तुम्हारा लॉस हुआ था, अब वो लॉस तुमने किस पे टाल दिया, वो डाल दिया तुमने इंश्योरेंस कंपनी पे। तो तुमने अपना लॉस तो कम कर दिया और किसको बोल दिया, इंश्योरेंस कंपनी को, कि भैया दो, पैसा दो, समझ गए। तो कैसे बात बनी, लॉ, एक तुम्हारा अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन सा हुआ, लॉस बाय फायर जो था ना तुम्हारा, वो एक इन्वॉल्व हुआ। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी, इंश्योरेंस कंपनी, जिनसे तुम क्लेम मांग रहे हो, समझ में आई बात। अब लॉस बाय फायर तुम्हारा क्या है, लॉस बाय नेचर, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे लिए क्या बन गई, एसेट। कैसे एसेट बनी ना, इंश्योरेंस कंपनी इज द पर्सन टू हुम यू आर एक्सपेक्टिंग अ मनी, उनसे पैसा चाहिए ना तुमको, तो तुम्हारे लिए क्या बन गए, वो डेटर्स बन गए। तो लॉस तुम्हारा क्या हुआ बच्चों, लॉस तुम्हारा हुआ है डिक्रीज, क्योंकि अब तो तुम खुश हो ना कि चल रहा है इंश्योरेंस कंपनी तो दे दी, टेंशन वाली बात थोड़ना है, समझ रहे हो। तो इंश्योरेंस कंपनी से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये तुम्हारा लॉस कम हो गया। और जो तुम्हारी एसेट थी, कौन, डेटर नाम की, वो एसेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है भाई, डेबिट। और लॉस डिक्रीज होता है तो क्या होता है बच्चों, क्रेडिट। रूल्स यार याद कर लेना, बाद में मत बोलना, ठीक है, सिर्फ रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपने एग्जाम के लिए भी। समझ में आ रही बात, क्योंकि रूल्स याद नहीं होंगे तो आता हुआ क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो सेंस कि तुम्हें आता हो फिर भी ना हो पे, जस्ट बिकॉज तुमने रूल याद नहीं किए। तो ग्रुप बना लो ना, एसेट और एक्सपेंस का ग्रुप बना लेना, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का ग्रुप बना लेना, किसी भी एक को याद करना, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करोगे तो इंश्योरेंस, ठीक है, कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, ठीक है। तो अब तुमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया है, कितना, 5000, ठीक है, 5000 का क्लेम कर दिया तुमने। नरेशन क्या होगा, बीइंग, है ना। ये ध्यान रखना कि अभी तुमने बस क्लेम किया है, ये क्लेम करने की एंट्री है। पहली एंट्री में तुमने बताया कि भैया मेरा लॉस हो गया है, दूसरी एंट्री में तुमने इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि क्लेम दे दो हमें 5000 का, ठीक है। तो अब ये जो सेकेंड एंट्री है, ये क्लेम करने की एंट्री है। ये एंट्री तभी होती है जब आपने इंश्योरेंस करा रखा है। तो इसलिए यहां पर ये हेडिंग देख रहे हो, इफ गुड्स वर इंश्योर्ड, तो यहां पर ये इफ लगा हुआ है, अगर गुड्स इंश्योर्ड होंगे तभी एंट्री होगी, वरना ये एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखना, देखो जैसे ये था, ये पहली एंट्री में हमने क्या लिखा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट, यहां पर लॉस हुआ तो हमने लॉस को बताया कि भाई ये लॉस हो गया हमारा। फिर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि वो गुड्स इंश्योर्ड है या नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वो इंश्योर्ड है तो ये इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री है, यहां पर क्लेम रिसीव नहीं होगा। यू हैव मेड अ क्लेम ओनली, समझ रहे हो, तुमने अभी बस क्लेम किया है, अभी क्लेम तुमको मिला नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्लेम करने की एंट्री होगी क्या, इंश्योरेंस कंपनी को तुमने डेबिट कर दिया क्योंकि वो तुम्हारा डेटर हो गया, और तुमने अपना लॉस उनके कंधे पे डाल दिया कि ले भाई अपना लॉस बियर कर, मेरे को मेरा पैसा दे, क्लेम का, बात खत्म। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि क्लेम कितना मिल रहा है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि तुम्हें पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा, है ना, ऐसा होता नहीं है। पूरा क्लेम मिल जाएगा तो उसकी एंट्री होगी, नहीं मिलेगा तो उसकी एंट्री भी होगी। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जितना लॉस हो पूरा दे देती है, कुछ काट पीट के, या 90% 80% का रेशियो चलता है अपना, ठीक है। तो गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 5000, 5000 का लॉस हुआ, 5000 ही एक्सेप्ट कर लिया कंपनी ने, बहुत बढ़िया बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे लिए, समझ गए। तो अब क्या होगा इस केस में, ध्यान से सुनना,
इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दिया है, तो पिछली एंट्री में जहां पर तुमने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया था ना, उन्होंने तुम्हें क्लेम दे दिया। अब ये कनेक्टेड है, ये एंट्रीज इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले क्या करोगे, लॉस की एंट्री करोगे, फिर क्या करोगे, क्लेम करोगे, और यहां पर तुमको क्लेम मिलेगा। अब 3 एंट्री का केस है, यहां पर 3 स्टेप चलेंगे, पहले लॉस की एंट्री, फिर क्लेम करने की एंट्री, और तीसरी एंट्री में तुमको क्लेम अब मिल रहा है। तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी जिसको तुमने क्लेम, जिससे क्लेम मांगा था, वो तुम्हें पैसा दे रही है, तो तुम्हारा क्या, एक तो कैश के थ्रू नहीं देते हैं, वो बैंक के थ्रू देते हैं। एक तो तुम्हारा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व होगी, इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। कैश तुम्हारे लिए क्या है बच्चों, नेचर बाय नेचर एसेट है, और इंश्योरेंस कंपनी भी क्या थी, एसेट थी, बिकॉज ये डेटर थे तुम्हारे, इनसे तुम पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, समझ गए। तो ये तुम्हारे क्या थे, डेटर थे, है ना। तो अब इन डेटर्स ने पैसा दे दिया, तो द मोमेंट डेटर गिव्स यू मनी वैनिशेस, गुम हो जाता है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम्हें उससे पैसा चाहिए तो उसने पैसा दे दिया, तो डेटर तुम्हारा कम हो गया, और एसेट कैश तुम्हारे पास आई है, ये इंक्रीज हो गई। तो जो एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, यानी बैंक अकाउंट तुम्हारा हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया है, सॉरी, सही कर लो इसको भाई, गलतियां मत करो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये होगा तुम्हारा डेबिट और ये होगा तुम्हारा क्रेडिट, ठीक है। क्या डेबिट होगा, बैंक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या करोगे तुम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। कितना, 5000 का 5000 पूरा क्लेम मिल गया है, तो पूरा क्लेम मिल गया तुमको, बात खत्म। बात समझ में आ रही है, नरेशन आ जाएगी यहाँ पर, बीइंग इंश्योरेंस कंपनी मेड अ क्लेम ऑफ 5000, खत्म। लेकिन इफ फुल क्लेम इज नॉट रिसीव्ड, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें पूरा का पूरा क्लेम नहीं दिया है, तो क्या होगा, देखो, गुड्स कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 5000, ये गलत है, यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं। क्या है, फुल क्लेम नहीं मिला है, मान लेते हैं 5000 की जगह 3000, ठीक है। 3000 रुपये का क्लेम दिया है कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया, 3000। तो तुम्हें 5000 का लॉस हुआ, लेकिन तुमने 5000 का क्लेम भी किया, लेकिन तुमको मिला सिर्फ कितना है, 3000 है, तो 2000 नहीं मिला, वो 2000 तुम्हारा प्योर लॉस हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें पूरा पैसा तो दिया नहीं, तो अब इसकी कितनी एंट्री होगी, 3। देखो कौन कौन सी, सबसे पहले कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा तुम्हारा, सबसे पहले अकाउंट इन्वॉल्व होगा बैंक अकाउंट, जिससे तुम्हें पैसा मिलेगा, राइट, बैंक अकाउंट। दूसरा, जो तुमने 5000 कम कर दिए थे, वो पूरे 5000 तो तुम्हारे रिकवर हुए नहीं, रिकवर तो तुम्हारे 3000 हुए, यानी वो 2000 का लॉस तो अभी भी स्टैंड कर रहा है। वो 5000 का लॉस हुआ था ना तुम्हारा, लॉस बाय फायर कितने का था, 5000 का था, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया, 3000, तो 2000 का वो लॉस बाय फायर तो अभी भी स्टैंड कर रहा है ना। तो क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट, एक ये इन्वॉल्व होगा, और लास्ट कौन सा इन्वॉल्व होगा, लास्ट होगा तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी, जिससे तुमने पूरा क्लेम मांगा था। तो क्या होगा, बैंक तुम्हारे लिए क्या है बच्चों, एसेट, लॉस बाय फायर तुम्हारे लिए क्या है, लॉस, और इंश्योरेंस कंपनी क्या थी तुम्हारी, एसेट, क्योंकि तुम इनसे पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। डेटर तुम्हारे, है ना, ये तुम्हारी क्या थी, एसेट, तुमने इनको डेटर बनाया था अपना, बात समझ में आ रही है। अब बैंक से पैसा मिला है, तो ये एसेट इंक्रीज हुई है, लॉस इंक्रीज हुई है। अब इंश्योरेंस कंपनी जो डेटर थी, इससे तुमने मांगा, इन्होंने जितना दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, अब तुम इनसे पैसा नहीं मांगोगे, तो ये तुम्हारे डेटर क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एसेट बढ़ी है, क्या होगा, डेबिट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, कितना, बैंक से मिला है तुमको 3000, 2000 तुम्हारा डूब गया, तो 2000 लॉस में ही चला गया तुम्हारा, और बैंक इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना दिया, पूरा 5000, ठीक है। यहाँ पर नरेशन लिखना मत बोलना, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं कर देता हूँ ऐसे, लेकिन तुम मत करना ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारी लॉस बाय फायर की एंट्री थी, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना टाइम इसलिए लगाया हमने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की कंफ्यूजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सब मोस्ट कॉमनली आस्क्ड प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में लिख देना, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुमने इस वीडियो को अगर यहां तक देख लिया ना ढंग से, तो तुम्हें इंश्योरेंस वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहले लॉस को दिखाना है, फिर दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस का क्लेम करना है, फिर ये देखना है कि क्लेम मिला या नहीं मिला, मिला है तो कितना मिला, उसके हिसाब से एंट्री करते हैं, दैट इज इट। समझ में आ रही बात। तो चलो
अब फटाफट से पहुंचते हैं अगली एंट्री पे, नहीं तो वीडियो खिंच जाएगी, फिर तुम बोलोगे इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, हमें इतना पढ़ने की आदत नहीं है, ठीक है। लेकिन आदत डालनी पड़ेगी बच्चों, वीडियोस लंबी ही आएंगी, वैसे इतनी लंबी है नहीं है, लेकिन लंबी है मतलब टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हम इस पर तुम्हारे लिए, बात समझ में आ रही है। क्योंकि ये एक, आप अगर क्लास वगैरह ज्वाइन करते होगे ना तो वहां पर इस एक टॉपिक पे पूरी पूरी क्लास निकल जाती है, समझ रहे हो। तो वो चीज मैंने तुम्हें सिर्फ 10-15 मिनट में क्लियर कर दी है, और इतने बढ़िया से डीपली क्लियर किया है, क्या ही होगी क्लियर, है ना। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो परचेज मशीनरी फॉर 5,000 फॉर कैश। अब यहां पर हम बात करें परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। परचेज टर्म यूज करते हैं, दिमाग में आता है कि अच्छा इसमें तो परचेज अकाउंट यूज होगा, नहीं, ये गलती मत करना। जैसे ही परचेज अकाउंट की बात आती है ना, तो हम जैसे परचेज यूज होता है वर्ड, तो हम सोचते हैं कि परचेज है, परचेज अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिक्स एसेट्स को अपना खुद का घर मिला है, दे हैव देयर ओन हाउस, दे हैव देयर ओन अकाउंट। तो जिनके पास अपना खुद का अकाउंट है वो किसी और के घर में क्यों जाएगा भाई। तो ये सारे परचेज अकाउंट में नहीं जाते हैं, ध्यान रखना। कभी भी एसेट को परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है, वही एसेट का अकाउंट इन्वॉल्व होता है जिस एसेट को तुम खरीद रहे हो, बिकॉज एवरी सिंगल एसेट हैज इट्स ओन अकाउंट, हैज इट्स ओन घर, हैज इट्स ओन प्लेस। तो इस बात का ध्यान रखना, समझ गए। तो जब भी एसेट को परचेज करोगे तो एसेट का अकाउंट इन्वॉल्व होगा, ना कि परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा, ये बात ध्यान रखना। बच्चे बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं, ये नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो क्या है, देखो अकाउंट परचेज मशीनरी, तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो मशीनरी अकाउंट होगा, दूसरा 5,000 फॉर कैश, कैश में खरीदा है तो एक तुम्हारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। मशीनरी तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है, और कैश तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। ये एसेट क्या हुई है, इंक्रीज, ये एसेट क्या हुई है, डिक्रीज। बात समझ में आ रही है, सिंपल है। तो रूल क्या कहता है कि मशीनरी बढ़ी है तो ये डेबिट कर दो, और कैश एक एसेट गई है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो जनरल एंट्री बनेगी तुम्हारी, क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर मान लो कि यही मशीनरी मैंने उधार में खरीदी थी तो तुम क्या करते, बताना जरा। अगर यही मशीनरी मैंने उधार में खरीदी तो तुम क्या करते, बहुत सिंपल होता, या तो यहाँ पर कैश आएगा, या तो अगर बैंक से खरीदी तो यहाँ पर बैंक आएगा, और अगर उधार में खरीदी है तो यहाँ पर उस क्रेडिटर का नाम आ जाएगा जिससे तुमने उधार में खरीदी है, यानी क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखना, ये तीन होते हैं, समझ गए। ये तीन ही तरीके हैं खरीदने के, और चौथा कोई तरीका नहीं है। या तो तुम कैश में खरीदोगे तो कैश क्रेडिट होगा, या तो तुम बैंक से खरीदोगे तो बैंक क्रेडिट होगा, या फिर तुम उधार में खरीदोगे, है ना, और उधार में खरीदोगे तो क्रेडिटर बढ़ेगा। क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो तीनों ही केस हो सकते हैं यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन मत रखना। दूसरा आती है बात सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। अब मशीन को सेल कर रहे हो तो जैसे एसेट को परचेज करने में परचेज अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता, वैसे सेल करते टाइम भी सेल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। एसेट के परचेज या सेल पर परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट अफेक्ट नहीं होता है, उनका खुद का अपना घर होता है, खुद का अकाउंट होता है, तो वही रिकॉर्ड, वही जाते हैं, ये अपने घरों में जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एसेट को परचेज या सेल करोगे तो ना तो परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा, ना तो सेल अकाउंट अफेक्ट होगा। ये गलती मत करना भाई, बहुत गलती होती है ये वाली, बार बार चीख के कह रहा हूं, ये गलती मत करना। परचेज अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है, सेल अकाउंट सिर्फ गुड्स के परचेज सेल के लिए यूज होता है। एसेट्स के लिए उनका खुद का घर है, जिनका खुद का घर है वो किसी और के घर में क्यों जाएंगे, सिंपल। जिनका खुद का अकाउंट है किसी और के अकाउंट में क्यों जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। मशीनरी सेल किए तुमने तो एक तो तुम्हारा सेल करोगे तो पैसा आएगा, ऑब्वियसली, तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। नहीं तो हो सकता है तुमने उधार में किया तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि तुमने उधार में बेचा है तो इसका मतलब डेटर भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, ये एक ही में सारे बता रहा हूं क्योंकि इसी लायक हैं। अब तीनों के लिए अलग अलग एंट्री बनाए, कोई पॉइंट नहीं है इस बात का। इतने तो तुम विद्वान हो यार, इतना पढ़ लिया तुमने, इतना तो आता होगा कि एसेट बेचने के तीन तरह के, या तो कैश में बेचोगे, या तो उधार में कैश में बेचोगे, या तो बैंक के थ्रू बेचोगे, नहीं बैंक से पैसा मिलेगा, या तो तुम जिसको बेचोगे उसको उधार में बेचोगे, तो वो बंदा तुम्हारा क्या होगा, डेटर हो गया। इन ऑल द थ्री केसेस ये तीनों हमारे लिए क्या बनती है, बाय नेचर एसेट ही बन रही है। कोई कंफ्यूजन मत रखना, समझ में आ रही बात। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ, मशीनरी अकाउंट। कौन सा, मशीनरी अकाउंट। बात समझ में आ रही है। तो एसेट तुम्हारी क्या हो रही है, तीनों में से कोई भी हो, एसेट क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। और मशीनरी भी तुम्हारी क्या है, एसेट ही है ना, बेच रहे हो तो जा रही है, तो एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है बच्चों, डेबिट। डिक्रीज होती है तो क्या होती है,
क्रेडिट। बच्चों वाली फीलिंग दिला दी तुमने चौथी पांचवी क्लास के बच्चे को, पीछे पीछे बुलवाने लगे। ठीक है, चलो एनीवेज, तो अब क्या करेंगे इसमें, फटाफट से आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी में, बिना कुछ सोचे समझे। डेबिट कौन हो रहा है, इन तीनों में से कोई होगा, तो या तो कैश अकाउंट होगा, या तो बैंक अकाउंट होगा, या तो डेटर्स पर्सनल अकाउंट होगा। ध्यान रखना, तीनों में से कोई एक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, डेबिट। टू क्रेडिट, एक ही होगा क्योंकि मशीनरी जा रही है। टू मशीनरी अकाउंट, कितना अमाउंट है तुम्हारा यहाँ पर, 2000। नरेशन बीइंग, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का क्वेश्चन है जो तुम्हें बोलिए, खत्म। बात समझ में आ रही है। अगला आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक गलती है, समझ रहे हो, ये भी एक गलती है जो बच्चे बहुत कॉमनली करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, गलती है ये, पता नहीं चला होगा तुम्हें, लेकिन ये गलती है और ये बहुत ज़्यादा होती है गलती, ये वाली भी। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना मोस्ट कॉमनली मेड एरर्स हैं जो बच्चे करते हैं एग्जाम में, टेस्ट में ना, मैंने देखे हैं ये। तुम एक एसी खरीद के लाए, अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं कि तुम एक फ़ोन खरीद के लाए। ठीक है, तुम अपना फ़ोन खरीद के लाए, मान लो कि तुमने आईफोन खरीदा। ठीक है, आईफोन 11 खरीदा, चलो मान लो अभी स्टूडेंट हो तो मैं मान के चलता हूँ कि अपने पॉकेट मनी जमा करके तुमने अभी एक आईफोन खरीदा, आईफोन 12 खरीद लिया, 60,000 का मिल गया होगा तुम्हें अभी, लगभग मोटा मोटी यहीं का ही मिल गया होगा। ठीक है, अब आईफोन का फंडा पता है क्या है कि आईफोन वाले ना चार्जर नहीं देते। अब तो आ गया, अब तो रूल्स चेंज हो गए, वो चार्जर नहीं दे रहे, तो तुम क्या करोगे, उनका एक 19 वॉट का चार्जर आता है, तो तुम जाके और अडेप्टर, उसका 1900 रुपये का अडेप्टर है। अब तुम क्या बोलोगे कि फ़ोन तुम्हें 60,000 का पड़ा या 60,000 और प्लस में 1900 का पड़ा, बस मुझे इतना बता दो, इस बात का जवाब दे दो। लॉजिकली तुम्हारा ये फ़ोन किसी काम का नहीं है अगर तुम्हारे पास चार्जर नहीं होगा तो। मानते हो इस बात को, हाँ या ना बोलो बस, मानते हो ना? तो तुम पता है क्या बोलोगे, तुम मुझे फ़ोन पड़ा यार 61,900 का पड़ा, यही बोलोगे, क्योंकि ये एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑन फ़ोन हुआ है और फ़ोन का ही एक्सपेंस है, उसी पे ही हुआ है, रिपेयर नहीं कराया तुमने इसको अभी फ़ोन को, उस ये मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, इसके बिना काम नहीं है ना। तो अब इसी तरीके से मान लो कि तुम्हारे घर में एसी आया, एयर कंडीशन खरीदा तुमने, ठीक है, ठीक, एसी अकाउंट लग रहा है तुम्हें ना, एसी ले लो भाई, ठीक है, एसी खरीदा तुमने, गर्मी आ ही रही है, और एसी वाला जब आया ना तो उसने इंस्टॉलेशन के 500 रुपये ऊपर से ले लिए, 500 तो अब नहीं ले रहे, 1500 रुपये ले रहे आजकल, 1500 रुपये और ले लिए, ठीक है। तो 20,000 का एसी था और 1500 रुपये का तुमने इंस्टॉलेशन दिया, तो तुम्हें एसी 21,500 का पड़ा, वरना घर में रखे और नीचे रखे रखे तो एसी थोड़ा चल जाएगा और किस काम का रहेगा फिर वो, समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां से एक पॉइंट आता है कि वेन एवर वी बाय एन एसेट एंड एक्सपेंस इज मेड एट द टाइम ऑफ परचेज, इंस्टॉलेशन में या इरेक्शन में खर्चा होता है तो वो उस एसेट का ही खर्चा माना जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, समझ गए? तो अगर एसी खरीदा और एसी के इंस्टॉलेशन में 1500 रुपए और खर्चे हुए तो एसी की कॉस्ट प्लस 1500 रुपए दोनों मिला के एसी की वो कॉस्ट है फिर वहां पर। तो एक्सपेंस मेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट इज इंक्लूडेड इन द एसेट ओनली, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो देखो एग्जांपल, परचेज मशीनरी फॉर 25,000 एंड पेड 5,000 फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो ये तुम्हें एसेट कितने की पड़ी? 25,000 की पड़ी, 20,000 की एसेट थी और 5,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया तुमने, तो सॉरी 25 और 5 30, तो तुम्हें 30,000 की एसेट पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना, बस यही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर तुमने आज मशीनरी खरीदी और 3 महीने बाद उसकी सर्विसिंग कराई है तो फिर वो एसेट का खर्चा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर तुमने आज एसेट खरीदी है, 3 महीने 4 महीने बाद तुम उसकी सर्विसिंग करा रहे हो तो फिर वो उसका खर्चा नहीं है, फिर वो किसका खर्चा है? फिर वो खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, फिर वो एसी का खर्चा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बस ये ध्यान रखना। तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? तुमने एसेट पे को खरीदा है तो एक तुम्हारा वही एसेट अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, जैसे मान लो मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, और पे करोगे तो कैश या बैंक के थ्रू पे करोगे तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। आ रही है बात समझ में? नेचर क्या है इनका? ये भी एसेट है और ये भी एसेट है, और एक एसेट तो क्या हो रही है तुम्हारी? बढ़ रही है, लेकिन एक एसेट जेब से पैसा जा रहा है तो जा रही है, तो एसेट अकाउंट डेबिट, इंक्रीज होता है तो डेबिट, और कम होता है तो क्रेडिट, सिंपल सा फंड है। तो नरेशन लिख दो, सॉरी जनरली बना दो इसकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक,
वैसे ये सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट होते हैं तो बैंक से जाते ज़्यादातर पैसे मोस्टली, ठीक है। कैश कौन कैरी करता है आजकल, डिजिटल ज़माना चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या देखो, यहाँ पर कितना लिखोगे, 25 + 5, जो कि उसी के इंस्टॉलेशन पे उसी टाइम पे किया तुमने, तो 30,000 यहाँ पर लिखोगे, ध्यान रखना 30,000। आ रही बात समझ में? नरेशन में अपनी भावनाएं व्यक्त कर देना, दिस दैट, खत्म। अगला आता है डेप्रिसिएशन। अभी तो एसेट खरीदने की बात की थी सर, आपने छुट्टी अगली एंट्री में बता दिया उसकी वैल्यू कम हो गई, ले समझ गए। तो 60,000 का ये जो फ़ोन है, जो अब 60,000 का हो गया, आईफोन तुम्हारा 12 मैंने जो बताया वो आया था तो 60,000 का था क्या? नहीं, ठीक है। तो अब उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन मान लो कि कोई जिस फोन में तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जब ये फोन खरीदा होगा तो इसकी पर्टिकुलर कॉस्ट होगी। क्या आज इस टाइम पे जाके मार्केट में इसको बेच दोगे? नहीं बिकेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम होगी ना, वियर एंड टियर हो गया, यूज हो गया, फ्लेक्स ऑफ टाइम हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसकी वैल्यू कम हो गई। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होना, उसकी वैल्यू में गिरावट आना, कमी आना, तो वैल्यू इसकी कम हो गई है, तो उससे क्या होता है? एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो दो चीजें हुई सिंपली। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इसके लिए हम किसी को पैसा दे नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी जेब से एक तरीके से जा रहा है, कम तो हो रही है ना वैल्यू, तो उतनी वैल्यू उसकी कम होती जा रही है, तो गया तो हमारी जेब से था ना पहले, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, जो हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं बट फिर भी हमारा खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो क्या देखो, अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक तो खुद डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, एक डेप्रिसिएशन होगा, और एक होगा हमारा एसेट। क्या नाम है उस एसेट का भाई? बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग, दूसरा अकाउंट कौन सा है? बिल्डिंग, यानी हमारी बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई 2000 से, 2000 रुपये उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है। अभी मत बोलना कि सर हमने तो सोचा था बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, नहीं, लैंड की वैल्यू बढ़ती है, बिल्डिंग की नहीं बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना। तो नेचर क्या है इसका? है नेचर एक्सपेंस का, और बिल्डिंग का नेचर क्या है? एसेट का है। एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता है जो डेबिट, दोनों एक ही साथ आ गए, और डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो नरेशन जनरल क्या बनेगी तुम्हारी? जनरल बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितना? 2000 से हमारा एक्सपेंस हो गया और 2000 से हमारी एसेट कम हो गई। नरेशन आ जाएगी बीइंग डेप्रिशिएटेड बिल्डिंग बाय 2000। नरेशन लिखना मत भूलना भाइयों, ठीक है। चलो अगला है हमारा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का सिंपल सा मतलब होता है जो कमा ली है बट मिली नहीं है। देखो भाई, थोड़ी मात्रा वात्रा का ना इधर उधर हो सकता है, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। मात्रा इधर की उधर छोटी की बड़ी ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है मेरे को, ठीक है। तो द मनी दैट वी हैव ऑलरेडी अर्नड बट वी हैव नॉट रिसीव्ड इट येट, जो हमने कमा तो लिए बट हमें मिली नहीं है, इसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। तो जो तुमने कमा ली है बट मिली नहीं है, तो कमा तो ली है ना, तुम्हारी एसेट बन चुकी है, वो एक एसेट भी बन चुकी है, एक इनकम भी बन चुकी है। तो अकाउंट कितने इन्वॉल्व हुए? दो, एक एसेट, ठीक है, क्योंकि तुमने कमा ली है, मिली नहीं है लेकिन है तो इनकम, तो इनकम, तो एसेट और इनकम दो इंक्लूड होंगे इसमें। देखो क्या है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड इंटरेस्ट बीइंग 500, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट यानी कि मान लो कि तुमने किसी को अपने उधार दिए थे 1000 रुपए, 10,000 रुपए, उसमें 500 का इंटरेस्ट आना था, तो इंटरेस्ट के डेट तो हो गई है लेकिन उस बंदे ने अभी तक दिया नहीं है तुमको, तो तुमने कमा लिया है बट तुम्हें मिला नहीं है, तो क्या करोगे? देखो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक तो खुद अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, ये अपने आप में एसेट ही है, और दूसरा इंटरेस्ट, क्योंकि ये तुम्हारी इनकम है। तो एक तुम्हारे लिए हो गई एसेट। ध्यान रखना, कभी भी अक्रूड इनकम लिखा होगा ना तो वो तुम्हारे लिए एसेट ही होती है, ध्यान रखना। अक्रूड टर्म लग जाती है ना किसी इनकम के आगे तो वो एसेट बन जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और इंटरेस्ट तुम्हारे लिए क्या थी? इनकम। एसेट तुम्हारी क्या है? इंक्रीज हुई है क्योंकि तुम कमा चुके हो, और इनकम तुम्हारी क्या है? इंक्रीज हुई है क्योंकि ये तुम्हें मिल जानी चाहिए थे अभी तक, ठीक है। तो एसेट तुम्हारी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट, और इनकम तुम्हारी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। बहुत सिंपल है, सिंपल था ना। तो जब भी ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी कोई अक्रूड इनकम होगी ना तो वो तुम्हारे लिए क्या होती है? एसेट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 500। 500 रुपये कमा लिए थे, सॉरी 500
बस 500 मिले नहीं है। नरेशन क्या आएगी, बीइंग अक्रूड इंटरेस्ट ₹5000, खत्म। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम रिसीव में एडवांस। कोई भी पैसा जो तुम एडवांस में रिसीव कर लेते हो ना बच्चों, वो तुम्हारे लायबिलिटी बन जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि उसके बदले में या तो तुम्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे या तो तुम्हें सर्विस देनी पड़ेगी, तो ये तुम्हारे लिए एट द एंड तुम्हारे लिए लायबिलिटी होती है। ये बात ध्यान रखना। एनी इनकम दैट यू रिसीव इन एडवांस इज योर लायबिलिटी, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं आ रहा है, एडवांस में मिल गया मतलब इसके बदले या तो तुम्हें काम करना पड़ेगा या तो तुम्हें वो पैसा चुकाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो कमीशन ₹200 रिसीव इन एडवांस, एडवांस में 200 रुपये का कमीशन मिल गया, तो एंट्री क्या होगी इसकी? देखो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक लायबिलिटी है और पैसा तो मिला ही है, तो क्या होगी एंट्री? एक तो तुम्हारे पास कैश या बैंक आ जाएगा, कैश अकाउंट एक इन्वॉल्व होगा, और दूसरा कमीशन इन एडवांस, प्रॉपर नाम है इसका ये अपना, सर ठीक है, अपना खुद का ही नाम आएगा, क्योंकि ये एक नेचर है अपने आप में, लायबिलिटी का नेचर है ये। जैसे ऊपर अक्रूड इंटरेस्ट अपने आप अक्रूड टर्म के साथ जो आता है ना, वो एसेट हो जाता है, वैसे यहाँ पे एडवांस वाला वो भी हमेशा लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो एसेट तुम्हारी, कैश तुम्हारी क्या है? एसेट है। कमीशन रिसीव इन एडवांस तुम्हारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्या है तुम्हारे लिए? लायबिलिटी। एसेट तुम्हारी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, ठीक है, और लायबिलिटी भी तुम्हारी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है बच्चों? डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट, ठीक है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है। कौन सा क्रेडिट हो रहा है? कमीशन एडवांस क्रेडिट हो रहा है। तो नरेशन जनरल एंट्री क्या बनेगी तुम्हारी? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है? कमीशन, कमीशन इन एडवांस, कितना? ₹200। नरेशन बीइंग, अपनी भावनाएं व्यक्त कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो नेक्स्ट है तुम्हारी पेड टू क्रेडिटर। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर बहुत सिंपली डिफाइन कर रहा है अपने आप को, क्रेडिटर्स को तुमने पे कर दिया, बहुत ही सिंपल। इससे सिंपल एंट्री क्या होगी? तो तुम्हारा कोई भी क्रेडिटर, जैसे अब इस क्वेश्चन में क्रेडिटर पहले से दे रखा होगा, जैसे स्टार्टिंग में अगर तुम जाओगे ना पहली वाली वीडियो में, तो वहां पे हमने एक क्रेडिटर से खरीदा था, उसका नाम क्या था? राजा। उस टाइम हमने खरीदा था उधार में, अब हम उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगी एंट्री? एक अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक तो राजा इन्वॉल्व होगा जो हमारा क्रेडिटर था पहले, कौन था? क्रेडिटर। और एक क्या होगा? हमने पैसे दिए उसको, तो एक हमारा बैंक या कैश, दोनों में से कोई एक होगा। राजा हमारा क्रेडिटर था, क्या थी हमारी? लायबिलिटी। क्या थी? लायबिलिटी। और बैंक हमारी क्या है भाई? एसेट। लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। एसेट भी क्या हो रही है? डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट। क्या होती है? डेबिट। और एसेट डिक्रीज होती है तो क्या होती है बच्चों? क्रेडिट। सिंपल, समझ में आया? ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? राजा डेबिट टू कैश, या मैंने यहां पे बैंक लिया, वैसे कैश या बैंक अकाउंट, दोनों ही सुटेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने पे किए हमने उसको? नहीं किए, मान लो 3000 थे, ठीक है, तो 3000 में उसको पे कर दिए। कितने? 3000, ठीक है। अब नरेशन यहां पर आ जाएगी, बीइंग पेड टू क्रेडिटर राजा 3000, खत्म। समझ में आया? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स। जिसको तुमने कल को उधार में सामान बेचा था, अब उसने तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दिए, तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स। हमारे डेटर ने हमें पैसे लौटा दिया, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? क्या करना चाहिए हमें? सिंपल, देखो जरा, तुमने कैश रिसीव किया ना डेटर से, तो दो चीजें होंगी। एक तो तुम्हारे पास कैश या बैंक आ जाएगा बच्चों, ठीक है, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, दूसरा ये बैंक से आएगा जो भी आएगा, और दूसरा तुम्हारा कौन इन्वॉल्व होगा? वही डेटर, ठीक है। उस डेटर का नाम क्या था भाई? नाम यहां पर है राम्या, है ना, राम्या। तो राम्या का अकाउंट इन्वॉल्व होगा, डेटर का नहीं होगा, राम्या का अकाउंट इन्वॉल्व होगा, ध्यान रखना। तो नेचर क्या है? कैश हमारे लिए क्या है? एसेट। और डेटर कौन है? हमारी राम्या, ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या है? एसेट। एसेट एक कैश क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज, क्योंकि उसने हमें पैसे दिए हैं, और राम्या नाम की जो डेटर थी, अब उसने पैसे दे दिए, तो अब वो थोड़ा ना, उसके एक्जिस्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? अभी के लिए कोई भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारे लिए कम हो जाएगी। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? रूल क्या लगेगा इसमें? एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट। और एसेट डिक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। समझ में आया? ठीक है। तो अब जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश या बैंक जो भी लोगे आप, अकाउंट डेबिट
टू राम्या, टू राम्या कितने, लेट्स से 2000 मान लेते हैं, ठीक है 2000, समझ में आया, उतने 2000 ने हमें दे दिया। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग राम्या पेड कैश ₹2000, खत्म, तुम्हारे डेटर्स भी खत्म। बात समझ में आ रही है। तो ये थी हमारी लास्ट एंट्री 25th, एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। ऑल द एंट्रीज दैट कुड हैव बीन वी हैव कवर्ड डीपली। समझ आ रही बात। तो आई थिंक ये 3 पार्ट्स अगर तुम देख लोगे ना तो जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम्हें जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी ना तो ये मेरी गारंटी, तुम्हें ना तो लेजर बनाने में दिक्कत होगी, ना तो ट्रायल बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, ना कुछ बनाने में दिक्कत होगी। अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी पूरी की पूरी सॉर्टेड हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि जर्नल एंट्री इज बैकबोन, ये बैकबोन है, तो इसका आना बहुत जरूरी है तुम्हें, ठीक है। तो आई थिंक क्या वी आर डन, तो इसको पढ़ो। बाकी अब बात करते थोड़ी सी वीडियो से हट के, तुम्हारे ही पर्पस की है, तुम्हारे ही मतलब की है, तुम्हारे फायदे की है। ये इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा है तुमको, यहाँ पर जाओगे, इसके नोट्स फ्री में पड़े हुए हैं, तो वहाँ यहाँ पर जाओ हमारे इस हैंडल पे और हमें डीएम करो नोट्स। तुम्हें एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, ऑटोमेटेड लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करके हमें रिक्वेस्ट सेंड कर देना। तुम ड्राइव पे ऑटोमेट कर दिए जाओगे, ड्राइव पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, वहाँ पर इसके नोट्स ना फ्री में है, बहुत बढ़िया धांसू नोट्स बने हुए हैं तुम्हारे लिए। तो यहां से समझो, वहां से प्रैक्टिस करो और एग्जाम में फोड़ दो एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए इतना फ्री में कंटेंट आ रहा है, देखो फ्री कुछ नहीं होता, तुम्हारे लिए मे भी फ्री में होगा, लेकिन हमारा बहुत टाइम इन्वेस्ट हुआ इसमें। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये डीप डाउन प्रॉपर नोट्स बने हैं, वीडियोस बन रही हैं, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है। तो खुद भी जुड़ो, अपने नोन वंस जिनको तुम जानते हो, जिनके लिए वीडियोस फायदेमंद हो सकती है, उनको उनके साथ भी शेयर करो, ठीक है, क्योंकि बेनिफिशियल तो ये है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, फीडबैक्स मुझे आपसे चाहिए सो दैट मुझे और पता चले कि मैं क्वालिटी को और कितना इंप्रोवाइज कर सकता हूं, लेकिन यूजफुल तो आपके लिए है, ये कोई इसमें डाउट ही नहीं है मुझे, है ना। तो कुछ नहीं, अपने जो नॉन वंस है जिनको इनकी जरूरत हो सकती है उनके साथ शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो भर भर के, जो कोई सजेशन है तो सजेशन दो, अच्छा लग रहा है तो मोटिवेटेड फील कराओ बाय सेइंग दिस, कुछ कमी लग रही है तो बताओ ताकि उसको इंप्रोवाइज किया जा सके, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो टाइमली बेस पर तुमको मिलती रहे, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और साथ में ये भी लिख देना तुम्हारा कौन सा चैप्टर तुम्हारा पेन पॉइंट है, उसकी भी वीडियो बना देंगे बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से। बात समझ में आ रही है। तो वी आर डन विद दिस, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।